वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। चैप्टर 12 शुरू करेंगे आज हम इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वो सिटी है जिसमें कोई जा नहीं सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेस इन होम्स, schools, hospitals, industries, and so on. What constitutes electricity? How does it flow in an electric circuit? What are the factors that control or regulate the electric current through an electric circuit? In this chapter, we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of electric current and its applications. तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आज मॉडर्न टाइम्स की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो उपयोग है उसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। यानी कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, देखिए अभी थोड़े समय पहले बिजली चली गई थी तो कैसे हम एकदम सन्नाटा हो गया था पूरी दुनिया के अंदर। आजू बाजू देखिए बिल्कुल टीवी म्यूजिक सब बंद हो गया, तो एकदम शांति, तो हमें चिड़िया की आवाज़ भी सुनने लगी थी। शाम के समय कभी नोटिस किया, बिजली चली जाती है तो चारों तरफ एकदम सन्नाटा हो जाता है। आज आपका घर से 10 घर दूर भी कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो वो भी सुनाई देता है आपको, इतना सन्नाटा हो जाता है। और वही जब बिजली होती है तो हमें अपने घर में आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि घरों में टीवी म्यूजिक सिस्टम ये सब ऐसे चल रहे होते हैं। तो बिजली जो है उसके बिना आज हम लोग देखो, एक दिन बिजली नहीं आती तो क्या हाल हो जाता है। ना पानी मिलता है, ना बाकी चीज़ें, सब मतलब लाइफ थम सी जाती है। तो बिजली जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भले वो किसी भी जगह पर हम देखें। आप घर में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल जैसी जगहों पर तो 24 घंटे बिजली चाहिए, क्योंकि वेंटिलेटर्स चलते हैं, बाकी मशीनें चलती हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस हम नकार नहीं सकते, यानी कि आज के टाइम में बिजली बहुत ही ज़रूरी है। बिजली कैसे बनती है, इसका फ्लो कैसे होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके क्वेश्चंस के कुछ हम इन क्वेश्चन के जवाब यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट. We know that flowing water constitutes water current in reverse. Similarly, if the electric charge flows through a conductor, we say that there is an electric current in the conductor. अब हम बात करते हैं करंट की। आपने वर्ड सुना होगा एयर करंट या वाटर करंट। बहती हुई हवा जो है, बहती हवा, उसको हम एयर करंट बोलते हैं। बहता पानी वाटर करंट बोलते हैं। वैसे ही किसी तार के अंदर, अब बिजली है, बिजली तार में से पास होगी ना, मेटालिक कोई भी चीज़। कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें से वो चीज़ कंडक्ट हो सकती है, पास हो सकती है, ठीक है। तो किसी कंडक्टर में से जब बिजली पास होती है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स, दैट इज बैटरी, व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द torch bulb to glow. We have also seen that the torch gives light only when it switches on. What does a switch do? A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. Now, if the current is broken anywhere, the current stops flowing and the bulb does not glow. अब यहां पर बताया गया है टॉर्च। आप सबने देखी होगी टॉर्च, जिसको हम बोलते हैं। टॉर्च जो है उसके अंदर सेल डलते हैं, जिसको हम बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के सेल्स आते हैं। कुछ छोटी बैटरी, छोटी टॉर्च रहती है, उसके अंदर छोटे सेल डलते हैं। बड़े वाले के मोटे वाले सेल आते हैं, आपने देखा होगा, मोटे मोटे से होते हैं। वो सेल जब डाले जाते हैं तो आपने देखा होगा उसको एक पर्टिकुलर दिशा में डालना पड़ता है, कि एक का मुंह इधर और दूसरे का इधर, तभी वो जलेगी, ठीक है। हमने सही तरीके से नहीं डाला तो वो टॉर्च जलेगी नहीं जलेगी। अगर हम उसको सही तरीके से डालकर रख दें तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा भाई। जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तो बल्ब कैसे जलेगा। तो हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा, और स्विच को बंद करते ही टॉर्च बंद हो जाएगी, बल्ब बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सेल लगाए, एनर्जी कहां से मिली उसको, पावर करंट, वो मिला सेल से। आप बोलते हो ना अभी टॉर्च जलना बंद हो गई है, इसका मतलब सेल खत्म हो गया, यानी कि सेल के अंदर जो पावर है वो खत्म हो गई। तो जब हमने उस सेल को प्रॉपर्ली डाला, उसके बाद हमने उसकी जो एनर्जी है उसको फ्लो होने के लिए जब हमने बटन को चालू किया, तो बटन जो है, स्विच जो है, वो एक सर्किट फॉर्म करेगा, वो एक कंप्लीट सर्किट बनेगा। जब हम उस बटन को आगे की तरफ धकेलेंगे तो सर्किट पूरा होगा और करंट फ्लो होने लगेगा, और करंट पहुंचेगा बल्ब तक, और बल्ब ग्लो करेगा और हमें सामने लाइट देखने को मिलेगी। जैसे ही हम उस बटन को पीछे खींच देते हैं, यानी कि ऑफ कर देते हैं, वैसे ही सर्किट टूट जाता है, और सर्किट टूटते ही
करंट का फ्लो बंद हो जाता है और हमारा बल्ब बंद हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस चलने वाला और क्लोज्ड कंप्लीट यानी कि गोल, जिसके अंदर कोई भी रुकावट ना हो, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब यहां पर आप जो ऊपर बल्ब जलता देख रहे हैं उसको बिजली मिल रही है यहां से, अगर मैं इस स्विच को बंद कर दूं तो ये सर्किट टूट जाएगा और वो बल्ब बंद हो जाएगा। अगर मैं इसको फिर चालू कर दूंगा तो सर्किट फिर से जुड़ जाएगा यानी कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। तो कोई भी इस तरह का जो सिस्टम है कंटिन्यूअस, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट का मतलब कंटिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ करंट। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कितना इलेक्ट्रिक करंट गया, वो होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया, चलो हमने कोई भी पर्टिकुलर यूनिट एरिया लिया, भले वो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, एक्सेट्रा, तो यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज पास हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम से समय भी बताना पड़ेगा, तो यूनिट टाइम, यूनिट एरिया और कितना चार्ज उसमें से पास हुआ उतने समय में, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी आप डेफिनेशन दे सकते हो, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट मीन कितने रेट पे वो फ्लो हो रहा है वो चार्ज। बात करें करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज किस रेट पे फ्लो हो रहा है। अब वो रेट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितने एरिया में से पास हुआ, कितने समय में पास हुआ, वो निकालना पड़ेगा। तो यानी कि दोनों ही डेफिनेशंस सेम है। इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। अब मेटेलिक वायर्स के अंदर सर्किट जो बनते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज किसकी मदद से होता है, इलेक्ट्रॉन्स। किसकी मदद से होता है फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. जब बिजली की खोज की गई थी पहली बार, उसको देखा गया था, उस समय हमको नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा होता है। So, electric current was considered to be the flow of positive charges and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. अब जब बिजली की खोज हुई तो पहली बार हमें नहीं पता था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और करंट फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन उस समय हम मानते थे कि बिजली जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसके फ्लो को बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव होते हैं। तो उस समय जब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था तो हम समझते थे कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते थे और उसकी डायरेक्शन जो होती थी उसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानते थे कि भी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो इसी तरफ करंट जा रहा है। लेकिन हमको बाद में पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम करंट नहीं बोलते हैं, इट इज द इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons, which are negative charges. अब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे ली जाती है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है तो फ्लो ऑफ करंट विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट, विच आर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज वाले होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। आगे देखते हैं हम, इफ अ नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through that cross section is I is equal to QT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, I is equal to Q upon T। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताई, अगर आप इसको सिर्फ I इज इक्वल टू QT याद कर लेते हो और आपको ये पता हो कि I क्या है, Q क्या है और T क्या है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो। कैसे, फॉर्मूला समझ आ गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट,
बताया ना मैंने, इलेक्ट्रिक करंट आई। अब करंट जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है, मैंने बताया स्टार्टिंग में भी आपको डेफिनेशन में कि फ्लो ऑफ नेट चार्ज, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने एरिया में से हुआ और कितने टाइम में हुआ। तो यहां पर Q है नेट चार्ज फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में हुआ, तो Q अपॉन T इज इक्वल टू I। तो करंट हम कैसे निकालेंगे कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ कितने समय में हुआ, तो पता लग जाएगा करंट कितना हुआ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अंडरस्टूड। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इसकी जो SI यूनिट रहती है, स्टैंडर्ड यूनिट रहती है, वो कूलम रहती है, जिसको हम C से लिखते हैं, कैपिटल C से। ये भी याद रखना है, वन वर्ड में पूछा जाता है, गिव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यू हैव टू राइट कूलम, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 raised to power 18 electrons। अब एक कूलम जो है वो कितना होता है, 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ये भी आपको याद रखना है, अंडरलाइन करते जाइएगा। We know that an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। The electric current is expressed by a unit called ampere। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को किससे करते हैं, एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर। और ये किसके नाम पे एम्पियर पड़ा है नाम, आंद्रे मैरी एम्पियर, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे। 1 एम्पियर, अब 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर कब बनता है, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज जब वो गुजरता है वहां से, तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि 1 कूलम चार्ज पास हुआ 1 सेकेंड के अंदर, तो बोलेंगे 1 एम्पियर। दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1C अपॉन 1S, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिलियम्पियर। इससे भी स्मॉल करंट की जो क्वांटिटीज होती है छोटी छोटी, उसको हम मिली एम्पियर में कैलकुलेट करते हैं। किसमें, मिली एम्पियर। एम्पियर था ये करंट, हमने एम्पियर में लिया, लेकिन छोटी क्वांटिटीज होती है उसको मिली एम्पियर, मिली मतलब और छोटा, पता है ना, लीटर होता है, फिर मिली लीटर होता है, वैसे यहां पर मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एम्पियर। अब 1 MA यानी कि 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर होता है, या फिर इन माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 एम्पियर। ये कुछ यूनिट्स दी गई हैं, ये माइंड में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। An instrument called ammeter measures electric current in circuit। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को क्या मेजर, किससे मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर है जो, वो एक ऐसा मीटर है जो इलेक्ट्रिक करंट जो है सर्किट के अंदर उसको मेजर करते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सपोज ये सर्किट है, इस सर्किट का हमको करंट मेजर करना है, कितना है इसके अंदर से, तो उसको सीरीज में कनेक्ट करो तो आपको एमीटर से उस सर्किट में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा पता लग जाएगी। फिगर 12.1 shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising of a cell, an electric bulb, an ammeter and a plug key. Note that the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सर्किट है 12.1 देख रहे हो आप फिगर, इसमें आपको क्या कह दिया कि बैटरी दी गई है, इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है, फिर एमीटर भी है और एक प्लग की भी दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो एरो बना हुआ है। एरो क्या बता रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सेल जो है वो जा रही है इलेक्ट्रिक करंट।
बैटरी आपको दिख रही है जहां पर प्लस माइनस लिखा गया है, नीचे ए लिखा है, दैट इज एम मीटर। ए नहीं देखना है हमें, प्लस माइनस जो नीचे दिया गया वो देखना है। तो प्लस माइनस जो लिखा है वहां से आप देख रहे हो करंट की डायरेक्शन, ठीक है, आई लिखा हुआ है, तो आई पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ऐसा ही एक न्यूमेरिकल आगे दिया गया है हमारे सामने, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी काफी आएंगे इस चैप्टर में से, तो वो हम थोड़ा करके देख लेते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. एक करंट कितना बताया इन्होंने, 0.5 एम्पियर बल्ब का फिलामेंट। पता है बल्ब के अंदर एक छोटी सी स्प्रिंग जैसा होता है, जब आप वो येलो वाले बल्ब होते हैं उसको देखोगे ना, तो कांच में से आपको उसके अंदर एक फिलामेंट दिखेगा, स्प्रिंग होता है जो उसके दोनों छेड़ों को मिलाता है। तो फिलामेंट में से 0.5 एम्पियर जो करंट है वो पास हो रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब के 10 मिनट के लिए। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां पर हमने करंट दिया हुआ है, हमें चार्ज बताना है कितना, ठीक है। हमें दिया क्या है, करंट दिया हुआ है इन्होंने, करंट होता है आई दिया है 0.5, टाइम 10 मिनट दिए हैं, तो 10 मिनट को आप सेकंड में चेंज करो तो हो जाएगा 600 सेकंड। और इक्वेशन 12.1 जो हमने किया था उसमें लिखा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अभी हमें I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, क्यों निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, तो T को इस तरफ ले जाओ और Q को रहने दो, तो Q निकल आएगा I इंटू टी, यानी कि करंट इंटू टाइम करोगे तो तुम्हारा Q निकल आएगा। समझ में आ रही है बात। तो यही जो इक्वेशन है आपकी, उसी इक्वेशन में I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, ठीक है, यही था ना, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहां पर आपको Q निकालना है, तो I को आप इस तरफ, T को इस तरफ ले जाइए, तो हो जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब I है हमारा 0.5 और T है हमारा 600, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर 300। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने क्या निकाला है, पर Q यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज निकाला ना। चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम होती है, एम्पियर होती है, कूलम होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने वहां पर C लगाया, C लगाना जरूरी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपका मार्क कट सकता है। अंडरस्टूड। अब हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, 12.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो होता है, लेकिन किस वजह से होता है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको मूव करने को मजबूर करती है। लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। Charges do not flow in a copper wire by themselves, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow. If one end of the tube is connected to a tank of water kept at a higher level such that there is pressure difference between the two ends of the tube, water flows out of the other end of the tube. For flow of charge in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. The electrons move only if there is difference of electric pressure called the potential difference along the conductor. अब देखो, पानी बहता हुआ देखा होगा आपने, एक बर्तन में आपने पानी डाल के रखा है, एक पाइप में डाल के पानी रखा, वो एकदम स्ट्रेट जमीन पे पड़ा है, क्या बहने लगेगा, एकदम समतल जमीन पे, एकदम फ्लैट जमीन पे पड़ा है, बहेगा, वो वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आपने उस बर्तन को या जो भी ट्यूब थी उसको आपने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा करने पे क्या होगा, पानी का बहाव उस तरफ जाने लगेगा, ठीक है। सेम वे में अगर हमने एक पाइप ली, उस पाइप के अंदर पानी डाल के रख दिया तो पानी पड़ा रहेगा अगर ढलान नहीं है तो। फिर हमने एक टैंक जिसमें पानी है जो ऊंचाई पे पड़ा है, उससे जब बहाते हैं, आपके घरों में पानी आता है ना, जो नीचे नल खोलते हो बाथरूम में, घर के अंदर पानी आता है, टैंक का रखते हो, नीचे रखते हो, जमीन के अंदर घुसा के, छत के ऊपर, हम लोग टैंक रखते हैं छत के ऊपर। तो छत के ऊपर रखने से क्या होता है कि नीचे नल खोलते हैं तो वहां पर प्रेशर कम होता है नल में, लेकिन ऊपर प्रेशर टंकी में ज्यादा होता है। तो टंकी का पानी खोलते ही, जैसे कि आप फर्स्ट फ्लोर पे ले लो, अब जैसे पहले अपना जो फर्स्ट फ्लोर पे टंकी पीछे पड़ी थी पानी की अपनी, तो पानी पीछे से थोड़ा कम प्रेशर से आता है क्योंकि हाइट कम थी, 10 फुट हाइट थी पानी की टंकी। अभी आप देखो डबल फ्लोर हो गया अपना, तो डबल फ्लोर पे मतलब टंकी की हाइट 20 फुट होगी। अब 20 फुट से जब हम पानी नीचे खोलेंगे तो ऊपर से पानी और तेजी से आएगा, समझ रहे हो, तो प्रेशर बढ़ेगा। क्या करंट भी ऐसे फ्लो होता है नहीं, करंट ऐसे फ्लो नहीं होता, करंट डज नॉट फ्लो लाइक दिस। लेकिन इट ऑल्सो नीड्स
सम डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। जैसे कि हमने देखा ना, पानी के प्रेशर में चेंज आएगा, इधर प्रेशर ज्यादा। आपने ये चीज भी देखी होगी पानी के टंकी के साथ, पानी की दो टंकियां हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड है, नीचे से पाइप में जोड़ दिया आपने, और एक टंकी को भर दिया और दूसरी को खाली छोड़ दिया, लेकिन दोनों कनेक्टेड है नीचे पाइप से। तो क्या होगा, इस टंकी का पानी उसमें अपने आप जाने लगेगा, जो भरी हुई है उसमें से खाली में जाएगा पानी, और वो तब तक जाएगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। जब दोनों में पानी इक्वल हो जाएगा तो फ्लो ऑफ वाटर विल स्टॉप। तो इससे हमें पता लगा कि पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। लेकिन हमारा जो करंट है वो पानी की तरह नहीं बहता है, लेकिन वो भी बहता है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिजली का जो वायर के अंदर से करंट पास होता है, दैट पासेस बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? This difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. The chemical action within the cell generates the potential difference across the terminals of the cell, even when no current is drawn from it. When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. अब आप देखते हो एक चीज कि कोई भी सेल है, हमने अभी बात की ना टॉर्च की, टॉर्च के अंदर हमने सेल डाला, ठीक है। सेल डालने से क्या होता है, करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यही जाता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो जब हमने सेल लगाया तो सेल के दो छेड़े होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। जब हमने उसको अरेंज किया तो अंदर सेल जो है, बैटरी जो है जो हमने कनेक्ट की, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। उसके अंदर ही जो केमिकल होता है ना, पता है ना, सेल को खोल के देखो काले रंग का अंदर से होता है, काला काला होता है बिल्कुल अंदर से, बड़े वाले सेल को तोड़ के देखना काला होता है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी के कारण वो करंट फ्लो होता है। जब हम उसको बैटरी को छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो एक छेड़ा उसका पॉजिटिव एक नेगेटिव वैसी पड़ी रहेगी। लेकिन जब हम उसमें कोई चीज जोड़ देते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर पहले से होता है, सेल जो है उसके अंदर ही पोटेंशियल डिफरेंस, केमिकल जो उसके अंदर होती है केमिकल एनर्जी, उसी के अंदर पहले से पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। जैसे कि अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another. अब what is potential difference? अब potential difference को अगर हम एक्सप्लेन करने चाहें तो जो काम किया जाता है, काम किए जाने का मतलब यहाँ पर उसके अंदर जो काम हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लो क्यों हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। करंट क्यों फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैंने इन दोनों को, आपको पता है ना, बल्ब जलाते हो तो बल्ब का एक पॉजिटिव लगाया जाता है एक नेगेटिव लगाया जाता है, ठीक है। तो हमने दोनों को लगाया फिर चलेगा, एक को लगाने से तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब जब दोनों को जोड़ा तो सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट तो हुआ, लेकिन करंट फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था। तो इस छेड़े के अंदर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस था, इस कारण से करंट फ्लो हुआ। तो हम कह सकते हैं द वर्क डन टू मूव वन यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे में ले जाने के लिए जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझो तुम्हारी बैटरी है। अब जैसे कि देख लो लैपटॉप चार्ज हो रहा है ना लैपटॉप चार्ज। अब यहां से देखो करंट आ रहा है, ठीक है, और यहां से आगे जा रहा है, ठीक है। अब करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितना काम किया जाएगा उसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V between 2 points is equal to work done upon charge। तो V जैसे हमने करंट निकाला था I is equal to Q upon T होता है, वैसे यहां पर V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V is equal to W upon Q। W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज, ठीक है। तो V is equal to W upon Q, ये याद रखना है आपको। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज V, वोल्ट। इसको हम वोल्ट के द्वारा डिनोट करते हैं, और ये नाम पड़ा है एलेजेंड्रो वोल्ट के ऊपर, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे।
1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. तो 1 वोल्ट किसको बोलते हैं? 1 वोल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल ये 3 चीजें याद करना. 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. यानी कि 1 वोल्ट किसको बोलते हैं? 1 जूल काम किया जाए और उसमें एक कूलम चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना काम करेंगे उसको 1 वोल्ट कहेंगे. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये याद कर लोगे. 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. अगर डेफिनेशन आती है और इतना भी लिख देते हो तो you'll get the mark. Understood? The potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाता है? वोल्टमीटर से. ठीक है, याद रखना ये मीटर्स के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से. द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. हमने देखा था एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में. और ये कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल. ठीक है, अब एक दिया गया है यहाँ पर 12.2 एग्जांपल आपका. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो चार्ज कितना है? 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट. डिफरेंस भी दिया है इन्होंने. ठीक है, अब जो दिया है लिखते रहो पहले. तो W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा. वोल्ट क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q था. V इज इक्वल टू W अपॉन Q था. W अपॉन Q था, लेकिन हम W को छोड़ देते हैं और Q उधर ले जाते हैं. तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू Q. ऊपर वाला फॉर्मूला निकाल लिया ना आपने जो मैंने ऊपर दिया था. V इज इक्वल टू W अपॉन Q. तो हमें वर्क डन निकालना है तो Q को उस तरफ भेज दो तो Q उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा V से. तो VQ हो जाएगा आपका. ठीक है, तो V कितना है यहाँ पर? 12 दिया गया है. Q कितना है यहाँ पर? 2 दिया गया है. 12 2 जा 24. तो वर्क डन कितना होगा? 24 जूल. यूनिट साथ में लिखना जरूरी है. वर्क की यूनिट वर्क डन की जूल होती है. ठीक है, वोल्ट जो है, कूलम जो है, चार्ज की सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी. पोटेंशियल डिफरेंस अगर शो करना है तो V लिखना पड़ेगा. वोल्ट चार्ज शो करना है तो Q लिखना पड़ेगा. C लिखना पड़ेगा कूलम के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो. अब आगे हम देखेंगे 12.3 में सर्किट डायग्राम के बारे में. We know that an electric circuit as shown in figure 12.1 comprises a cell, a plug key, electrical components and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by symbols conveniently used. Conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in table 12.1. अब कभी कभी पूरा सर्किट रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज किया जाता है. आपको याद है जब 6th में थे, 5th या 6th में, तब हमने मैप के बारे में एक चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 5 या 6 या 4 ऐसा कोई चैप्टर था जिसका नाम था मैप्स. उस मैप के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि जो मैप हम लोग देखते हैं, मैप के अंदर हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज किया जाता है. जैसे कि पोस्ट ऑफिस लिखना है तो PO लिखा होता था. रेलवे लाइन के लिए ऐसे ऐसे डॉटेड एक लाइन होती है, उसके ऊपर ऐसे लाइनें लगी होती हैं. ठीक है, याद है? माउंटेन्स को हम ऐसे शो करते हैं और कलर भी उसके लिए अलग यूज करते हैं. ब्राउन कलर का यूज करते हैं. प्लेन्स के लिए हम लोग ग्रीन कलर का यूज करते थे, एक्सेट्रा. तो हर एक चीज के लिए सिंबल्स होते हैं. वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को शो करने के लिए अलग अलग सिंबल्स दिए गए जो यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हो. अब जैसे कि पीछे आपने एक डायग्राम देखा था 12.1 पीछे जो हमने सर्किट देखा था, उसमें आपने देखा होगा ये पहले वाला सिंबल एक प्लस और एक माइनस लिखा हुआ था. दिस इज द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक सेल. ये एक सेल है, एक बैटरी है. ठीक है, दूसरा आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि दो सिंबल ऐसे दो बने हुए हैं. तो दिस इज अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. इसको हम सेल का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं या फिर बैटरी भी कह सकते हैं. तीसरा आप देख रहे हो, इसको प्लग की कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये आप अपने तरीके से रीड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी वन वर्ड में पूछा जा सकता है. कोई भी एक पिक्चर दी जा सकती है और पूछा जा सकता है व्हाट इज दिस, या फिर लिखा पूछा जा सकता है सिंबल ड्रॉ करिए रजिस्टर का. तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो इट इज ओमिटेड फ्रॉम योर एग्जाम और नोट. मेरे ख्याल से ओमिट हो चुकी है, नहीं भी हुई भी है, नो माइंड, मैं आपको करवा रहा हूँ. Is there a relationship between the potential difference across a conductor and the current through it? अब यहाँ पर पूछा गया कि क्या कोई रिलेशनशिप है
किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, कि कोई भी एक सर्किट है हम बोले, ठीक है, क्या है? एक सर्किट है, एक कंडक्टर है, उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और उसमें से कितना करंट पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इनके बीच में कुछ रिलेशन है। लेट्स सी। Now in this activity you will find that approximately the value of V upon I is obtained in each case. Thus the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure 12.3. Thus VI is a constant ratio. अब यहाँ पर इन्होंने एक हमें दी है एक्टिविटी जो हम कर लेते हैं। Set up a circuit as shown in the figure 12.2 consisting of a nichrome wire XY of length से 0.5 मीटर। तो हमें एक वायर लेनी है नाइक्रोम की जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है, एक एमीटर लेना है, वोल्ट मीटर लेना है, 4 सेल्स लेने हैं 1.5 वोल्ट के, ठीक है। अब यहां पर बताया गया निक्रोम क्या है। निक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन मेटल, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज नाइक्रोम? नाइक्रोम एक एलॉय है जो कि क्रोमियम, निकल, मैंगनीज और आयरन को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से सेटअप कर लिया हमने। फर्स्ट यूज वन सेल एज द सोर्स ऑफ सर्किट, नोट द रीडिंग इन द एमीटर, ठीक है। हमने पहले एक सेल का यूज किया, ठीक है, फिर 2 सेल को कनेक्ट किया और रीडिंग लो, फिर 3 सेल को कनेक्ट किया और रीडिंग ली हमने, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V to I फॉर ईच पेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड I। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला, हमने अलग अलग तरीके से, पहले हमने एक बैटरी ली, एक सेल लिया, फिर दो लिए, फिर 3 लिए, फिर 4 लिए, तो इस तरह हमने मतलब बढ़ाते गए हम करंट। अब देखो बैटरी ज्यादा लगाएंगे तो करंट बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। तो इस तरीके से हमने किया और हमने पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह सब चीजें नोट की, करंट नोट किया, पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया, फिर हम V upon I यानी कि वोल्ट पर एम्पियर देखते हैं। तो आपका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हो ना 12.3, ये ग्राफ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ है V और A का, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कैसा जा रहा है? वो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इसका मतलब इट इज कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है, वो नीचे भी नहीं जा रही, ऊपर भी नहीं जा रही, स्ट्रेट लाइन जा रही है। कांस्टेंट का मतलब होता है उसका पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स है, कि ये पाई की वैल्यू होती है ना कांस्टेंट, यानी कि 22/7, वो कभी कम ज्यादा नहीं होती, वैसे यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है। इन 1827 a German physicist जॉर्ज साइमन ओम, ये कहां के थे? जर्मनी के थे, found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals. The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. अब इसके लिए जो आपको अगर याद करना है तो सिर्फ आपको इतना याद करना है, V is directly proportional to I. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो V, that is potential difference, is directly proportional to current flowing through the conductor, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. तो Ohm's law आपको क्या बताती है? V is directly proportional to I. समझ गई बात? यानी कि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। This is the meaning of directly proportional. ये भी आपको मैं बता दूं, हमने पढ़ा था बचपन में, मैथ्स में पढ़ चुके प्रोपोर्शनल के बारे में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली में क्या होता है? एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, लेकिन डायरेक्टली में क्या होता है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो यहां पर हमने दोनों चीजों में क्या देखा कि हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा, अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो इसको सिर्फ आपको 2 अल्फाबेट से याद करने हैं, V और I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन दिया गया ना, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, ठीक है। और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू R, और V इज इक्वल टू I अपॉन R। R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and it is called its resistance। यहाँ पर जो R जो है, R को हम कांस्टेंट मानते हैं और वो दर्शाता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वायर जो है ना, कोई भी कंडक्टर आप ले रहे हो उसका एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर R जो है दैट इज रेजिस्टेंस।
तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है? R। ठीक है, तो अगर हम V अपॉन I इज इक्वल टू R लिखते हैं, क्या लिखते हैं? V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो V अगर वहां छोड़ दें, I को उस तरफ ले जाएं, तो I इंटू R हो जाएगा। V इज इक्वल टू I R। ठीक है, तो कोई भी सम इससे रिलेटेड मतलब न्यूमेरिकल आता है तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो कोई भी जो कंडक्टर है उसमें से जब बिजली पास हो रही है, करंट पास हो रहा है, तो उस कंडक्टर की थोड़ी पावर होती है जो उस करंट को रोकती है। रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करने का मतलब उसको रोकना। तो उसको रेजिस्ट करने की जो पावर है उसकी, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ इट्स ऐसा यूनिट इज ओहम। इसको ओहम में लिखा जाता है, जो ऐसा यूनिट है ना इसकी, उसको ओहम कहा जाता है। और ओहम का साइन यहां पर दिया गया आपके सामने, ग्रीक लेटर जो आप देख रहे हो ना, ये जो ऐसे करके, दिस इज द साइन फॉर ओहम। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या बोलती है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। V अपॉन I इज इक्वल टू R, एक ही बात हुई ना जो हमने ऊपर देखा। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor। अब अगर आपको मैं बोलूं कि रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस बताया है 1 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर, तो R कितना होगा? वो भी 1 होगा। 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर। ये हमने कहां से निकाला? ये निकाला हमने जो 12.5 लिया था ऊपर, I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R लिया था ना हमने, तो I इज करंट, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, R इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7, ये जो हमको 12.7 मिली है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance। अब यहां पर एक चीज क्लियर होती है, आप देख रहे हो यहां पर I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R दिया गया, देख रहे हो ना? ठीक है, I इज इक्वल टू, यहां पर मैं एक बार फिर लिख के बता रहा हूं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, अब R कहां लिखा गया? नीचे। तो ये बताता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नीचे का मतलब इनवर्सली हो जाता है, अगर सामने आता जैसे डायरेक्टली, तो यहां पर इनवर्सली है। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, करंट आधा हो जाएगा, यानी कि एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको समझाया अभी। डायरेक्टली क्या होता है? एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो यहां पर पता लगा अपने को कि अगर करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। ठीक है, वही बताया गया। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस को हम डबल कर दें तो करंट आधा हो जाएगा, यानी कि उसको हम डबल कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि उधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करोगे तो आधा हो जाएगा। अंडरस्टूड? In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in electric circuit। अब बहुत सारे जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि बिजली से चलने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका जो सर्किट तैयार किया जाता है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको घटाना और बढ़ाना पड़ता है। कम ज़्यादा मात्रा में करंट चाहिए, तो ऐसे में अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब बिना एक्चुअल वोल्टेज को चेंज किए, अब देखो बिजली जो आ रही है उसको तो नहीं बदल सकते ना, इसमें से तो आधा नहीं कर सकते बिजली को, तो बिजली को बिना छेड़े हुए उसमें एक कंपोनेंट हम लगा देते हैं जिससे आगे जाने वाले करंट की मात्रा कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये इसकी डेफिनेशन है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो सर्किट के अंदर एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या है? रेजिस्टेंस चेंज करना सर्किट के अंदर। सर्किट जो है उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को बदलना, ये काम है रियोस्टेट का। ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, in the above activity we observe that the current is different from
for different components, why do they differ? Certain components offer an easy path for the flow of electric current while the others resist the flow. We know that motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. A component of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor. An insulator of the same size offers even high resistance. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट है जिसमें से बिजली जो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट कैसे जाता है, बोलते किसको है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। हाँ सुन, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, करंट किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा कोई भी कंडक्टर जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम है उसको बोलेंगे गुड कंडक्टर। जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है यानी कि कम है या नहीं है उसको गुड कंडक्टर। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर भी कह सकते हैं कि जिसमें से करंट पास ही नहीं हो सकता। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एक और टॉपिक हमारा, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। अब एक चीज ऊपर जो एक्टिविटी दी गई, मैंने एक्टिविटी रीड नहीं की है लेकिन उस एक्टिविटी के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूं क्या है। अब बताया गया है कि एमीटर की रीडिंग जो है वो कम हो गई टू 1/2, यानी कि एमीटर आपको पता है एम्पियर मीटर जो बोलते हैं, एमीटर जो है उसकी रीडिंग क्या हो गई, कम हो गई। कितनी कम होगी, 1/2 यानी कि आधी हो गई। कब, जब वायर डबल कर दिया, यानी कि वायर मैंने 1 मीटर ली थी तो एमीटर की रीडिंग 2 थी समझो, लेकिन मैंने वायर को 2 मीटर कर दिया, डबल कर दिया, तो उधर एमीटर की रीडिंग 2 से उससे आधी होगी, 1 हो गई। The ammeter reading is increased when the thicker wire of the same material and the same length is used in the circuit. लेकिन उसी एमीटर की रीडिंग जो है वो बढ़ गई। कब, जब उतनी ही मैंने वायर को थोड़ा मोटा कर दिया, वायर मोटी नहीं मैंने, तो रीडिंग बढ़ गई। A change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used. लेकिन अब हमने दो कंडीशन देखी, पहली क्या कि वायर को डबल कर दिया तो एमीटर की रीडिंग आधी हो गई, फिर वायर उसी लेंथ की लेके लेकिन उसको मोटा कर दिया थोड़ा, वायर को उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो रीडिंग बढ़ गई। तीसरी कंडीशन बता रखी है कि वायर चेंज कर दो, कोई और मटेरियल ले, पहले हमने कॉपर की ली थी, अभी एल्यूमिनियम वायर ले, कोई मटेरियल की ले ली, उसी लेंथ की, उसी क्रॉस सेक्शन की, एवरीथिंग, फिर भी आपको एमीटर की रीडिंग में चेंज मिलेगा। यानी कि रीडिंग में चेंज तो आएगा ही, भले लेंथ डबल कर दो, भले उस तार को मोटा कर दो, भले मटेरियल चेंज कर दो, एमीटर में तो रीडिंग में बदलाव आएगा। अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगाकर बताया जा रहा है, वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं कि रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ के ऊपर, किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। समझना ध्यान से, लेंथ मैंने बताया कि तार की लेंथ डबल कर दी थी हमने तो एमीटर में बदलाव आया था ना, रीडिंग में आया था। दूसरा, जब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया मतलब मोटा कर दिया तार, पहले हमने पतली तार ली था, मोटी तार ली, तब भी चेंज हुआ था, रीडिंग हुआ था ना चेंज, तो दो केसेस हो गए। तीसरा, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, हमने मटेरियल बदल दिया, पहले हमने कॉपर लिया था, एल्यूमिनियम लिया, फिर भी चेंज आएगा रीडिंग में। तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस। प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैव शोन दैट resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section। अब यहाँ पर बताया गया है रेजिस्टेंस के बारे में कि अगर एक ही मटेरियल है, सपोज आपने कॉपर की वायर ली, तो कॉपर की वायर ली तो R जो है रेजिस्टेंस जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ,
resistance is directly proportional to length and inversely proportional to cross section. Inversely proportional to cross section. Cross section मोटे होने पे, यानी कि R is directly proportional to L, और उसी के नीचे 12.9 में दिया है R is directly proportional, inversely proportional to A, that is cross section. ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम 12.8 और 12.9 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, R is directly inversely proportional to L upon A. R is, हमने 1 जो है 1 को रिप्लेस कर दिया L से, तो R is proportional to L upon A, that is R is equal to रो L A. लास्ट में देख रहे हो 12.1 देख 10, यानी कि 12.10, उसमें क्या दिया है, R is equal to रो L upon A. Rho is the constant of proportionality and is called the electric resistivity of the material of the conductor. अब यहाँ पर जो आप P देख रहे हो, P को हम यहाँ पर P नहीं बोलेंगे, it is rho. ठीक है, इसको rho कहा जाता है. rho क्या है, it is a constant of proportionality. ये constant है proportionality का, और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी रेजिस्टिविटी, यानी कि अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग रेजिस्टिविटी रहती है और सेम रहती है. वो हर एक मटेरियल की एक होती है और वही रहती है, वो बदलती नहीं है, तो उसको हमें लेना है. द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर. इसकी SI यूनिट है ओहम मीटर. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. द मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ. अब अगर मेटल्स की और एलॉयज की बात करें तो इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है. रेंज है 10⁻⁻8 ओहम मीटर टू 10⁻⁻6 ओहम मीटर. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स भी होते हैं. मेटल्स तो गुड कंडक्टर ही होते हैं, हमको पता ही, मेटल्स जो है गुड ही होते हैं. ठीक है. इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी हायर. अब सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी. कम होने का मतलब क्यों, उनमें से करंट ज्यादा पास होता है. रेजिस्टिविटी मतलब उसका करंट पास होने को रोकना, तो मेटल्स कम रोकते हैं क्योंकि अच्छा करंट पास होता है उनमें. रबर ले लो या कोई भी ऐसा मटेरियल ले लो, उसमें से करंट पास होता है, नहीं होता है, तो उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है. ठीक है. Now both the resistance and the resistivity of material vary with temperature. टेम्परेचर के हिसाब से इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं. टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कुछ. तो Now table 12.2 reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals. अब एक चीज ये ध्यान रखनी है हमको, यहाँ पर बताई गई है कि एलॉय किसको बोलते हैं, जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है उसको एलॉय कहते हैं. तो सपोज हमने एक्स मेटल लिया और एक वाई मेटल लिया और इन दोनों को मिला के हमने ए मेटल बना दिया, एक्स वाई को मिला के ए बना दिया. ठीक है. अब ए की जो रेजिस्टिविटी रहेगी, ए की रेजिस्टिविटी जो रहेगी वो इन दोनों से ज्यादा रहेगी. यानी कि ए बना किससे, एक्स वाई से बना है, तो ए जो है उसकी रेजिस्टिविटी एक्स वाई से ज्यादा रहेगी, हायर रहेगी. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी रहती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ज्यादा रहती है, कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा रहती है. एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर. एलॉयज जो रहते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर भी. फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस. इसी कारण से वो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं. एलॉयज की बात कर रहा हूं मैं. इसी कारण से एलॉयज का यूज कहाँ किया जाता है, हीटिंग डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि आयन, टोस्टर और आयन जानते हैं, टोस्ट बनाने के टोस्टर का यूज होता है. आयन, कपड़ों को प्रेस किया जाता है, आयन किया जाता है, वो इनमें एलॉयज का यूज किया जाता है. टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट्स बनते हैं ना, फिलामेंट्स अंदर वाली स्प्रिंग जैसा होता है वायर सी, वो किससे बनती है, टंगस्टन से बनती है, टंगस्टन मेटल से बनती है. टंगस्टन मेटल यानी कि इससे बनाई जाती है. Whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission lines. लेकिन हमारी जो बिजली की तारें बिछाई जाती हैं, उन तारों को बिछाने के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज ज्यादा किया जाता है. तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उस टेबल के अंदर अलग अलग मटेरियल्स दिए गए हैं और उनकी रेजिस्टिविटी बताई गई है. कंडक्टर्स भी हैं, एलॉयज भी हैं और इंसुलेटर्स भी बताए गए हैं. ठीक है. अब 12.3, 12.4 जो एग्जांपल्स जो इसमें दिए गए हैं जो आगे के, वो हम कल देखेंगे या फिर आप खुद ट्राई कीजिएगा. जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूंगा और कल हम शुरू करेंगे हमारा 12.6 जो है नेक्स्ट टॉपिक वहां से. टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.